एक जमाना था, है ना, जब बंगाल का नाम आते ही दिमाग में रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें बनती थीं। लेकिन आज बंगाल का नाम लेते ही संदेश खाली, एसएससी स्कैम और बढ़ती बेरोजगारी जैसी खबरें याद आती हैं। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? चलिए इस विश्लेषण में बंगाल की इसी कहानी को थोड़ा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये कहावत ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उस बंगाल की सच्चाई थी जो विचारों का, सुधारों का और क्रांति का, समझिए, एक तरह से केंद्र था। एक ऐसा राज्य जिसने अपनी सोच से, अपनी बौद्धिक क्षमता से पूरे देश को एक नई राह दिखाई थी। और बस यही आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वो मशाल अब भी जल रही है, या बंगाल अपनी ही शानदार विरासत की परछाई में कहीं खो गया है? इसी सवाल का जवाब ढूंढना इस पूरी पड़ताल का मकसद है। जब बंगाल के अतीत को देखते हैं तो वाकई में गर्व होता है। इसने देश को वो विचारक दिए, वो कलाकार और स्वतंत्रता सेनानी दिए जिन्होंने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो स्तंभ है जिन पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई है। इनकी जो विरासत है वो आज भी हम सबके लिए एक प्रेरणा है, एक पैमाना है जिससे हम आज को माप सकते हैं। लेकिन चलिए अब उस शानदार अतीत से निकलकर आज की जमीनी हकीकत की तरफ आते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दे से करनी होगी, और वो है सुरक्षा का संकट। आप जरा सोचिए, आरुजेकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर की बेरहमी से हत्या हो जाती है और प्रशासन उसे आत्महत्या साबित करने में लग जाता है। संदेश खाली में तो सालों साल महिलाओं का यौन शोषण चलता रहता है और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये घटनाएं सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है, ये उस डर का प्रतीक है जो आज वहां की हवा में घुल चुका है। और इस बिगड़ते माहौल पर जो जिम्मेदार हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? ये बयान उस राज्य की मुख्यमंत्री का है जिसने देश को प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्ता जैसी क्रांतिकारी वीरांगनाएं दी हैं। यही विरोधाभास आज के बंगाल की कहानी को बयान करता है। और यहाँ ना एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। जब भी ऐसे मामलों पर कोई सवाल उठता है तो जवाबदेही तय करने के बजाय अक्सर इसे राजनीतिक साजिश या राज्य को बदनाम करने की कोशिश कहकर टाल दिया जाता है। मतलब पूरा ध्यान असल मुद्दे से भटका दिया जाता है। सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर किसी भी समाज का भविष्य टिका होता है, यानी शिक्षा। और यहाँ भी तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं है। ये आंकड़ा ये वाकई में चौंकाने वाला है। बंगाल में सेकेंडरी स्कूल लेवल पर पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 19%। इसका मतलब है कि हर 5 में से लगभग एक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पा रहा है। और जो पढ़ लिख कर कुछ बनना भी चाहते हैं, उनका सामना होता है एसएससी भर्ती घोटाले जैसे भ्रष्टाचार से। अरे जब कलकत्ता हाईकोर्ट को एक झटके में 25,000 से ज्यादा नौकरियां रद्द करनी पड़ जाएं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी पहुंच चुकी हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों युवाओं की टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है। आज बंगाल का हर दूसरा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट यही कहता है कि राज्य में उनके भविष्य के लिए कोई मौका ही नहीं बचा है। इस घोटाले में आखिर हुआ क्या? ओएमआर शीट ही बदल दी गई, रिश्वत लेके अयोग्य लोगों को नौकरियां बांट दी गईं और हजारों योग्य उम्मीदवार वो सड़कों पर रह गए। सोचिए, एक वरिष्ठ नेता के करीबी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना मिलता है। ये इस घोटाले की भयावता को दिखाता है। तो एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है और दूसरी तरफ जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मौके कहाँ हैं? यही से हम बंगाल की एक और बड़ी चुनौती पर आते हैं, गिरता हुआ उद्योग। ये आंकड़ा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है। पिछले 1.5 दशक में, मतलब 15 सालों में, करीब 7,000 कंपनियों का राज्य से बाहर चले जाना ये दिखाता है कि यहाँ कारोबार के लिए माहौल कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस तुलना से ना पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1960 के दशक में जो बंगाल देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा का योगदान दे रहा था, आज वो घटकर महज 5% पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक गिरावट है। और इसकी वजह कोई नई नहीं है, ऐतिहासिक है। कम्युनिस्ट शासन में ट्रेड यूनियनों की हड़तालें और फिर सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट का वो जबरदस्त विरोध जिसने देश भर के निवेशकों को एक बहुत ही नकारात्मक संदेश दिया। और वो माहौल वो आज भी कमोबेश वैसा ही बना हुआ है।
तो सवाल ये उठता है कि भाई रास्ता क्या है? इन तमाम समस्याओं का समाधान कहाँ से मिलेगा? इस विश्लेषण के मुताबिक जवाब कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि बंगाल को अपने अंदर ही खोजना होगा। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बंगाल की मौजूदा समस्याओं की आलोचना होती है ना, तो कई लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और 100-200 साल पुराने गौरवशाली इतिहास की दुहाई देने लगते हैं। वो एक तरह से अतीत की ढाल बनाकर आज की सच्चाइयों का सामना करने से कतराते हैं। चुनावी बहसें अक्सर निजी हमलों और ध्रुवीकरण की राजनीति में ही उलझकर रह जाती हैं, जबकि असली मुद्दे तो ये हैं जो हर घर को, हर परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। जब तक इन जमीनी मुद्दों पर बात नहीं होगी, इन पर वोट नहीं पड़ेंगे, तब तक कोई भी सरकार आए, हालात कैसे सुधरेंगे? ये एक सीधी सी, शायद थोड़ी चुभने वाली, लेकिन बहुत जरूरी बात है। किसी भी समस्या को सुलझाने का पहला कदम यही होता है कि उसे स्वीकार किया जाए। अपने गौरवशाली अतीत में खोए रहने से आज की मुश्किलें तो हल नहीं होने वाली। और बस यही वो सवाल है जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। बंगाल की मिट्टी में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वो राज्य अपनी उस महान विरासत को फिर से जिंदा कर सकता है? शायद तभी जब वो अतीत की यादों से बाहर निकलकर पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ अपने आज का, अपने वर्तमान का सामना करेगा।